आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी और लोकसभा का अध्यक्ष भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाएगा। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं गलत हैं। गलत इसलिए है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 या अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य के संचालन के बारे में प्रावधान करता है और कहता है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है कि क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम निर्धारित करेंगे और साथ ही में मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन भी करेंगे। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, केवल पहली बार ही मतदान कर सकते हैं या कार्यवाही के दौरान बोल सकते हैं। इनमें कौन कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो कौन सा सही है? एक और दो, केवल तीन या फिर केवल दो और तीन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। सही आंसर जो है डी ऑप्शन, दो और तीन। पहला जो है गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 96 और अनुच्छेद 181, 96 में लोकसभा के संबंध में और 181 में विधानसभा के संबंध में, ये संविधान में कहा गया है कि सदन के अध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। अध्यक्ष को लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार होगा जब तक उसके पद से हटाने का कोई भी संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो वह मत देने का अधिकार तो होगा, लेकिन निर्णायक मत यानी बराबर जब पक्ष और विपक्ष में मत जो है बराबर हो जाएं तो निर्णायक मत देने का अधिकार उसके पास नहीं होगा। इसलिए केवल दो और तीन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मामलों पर विचार करें कि केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, ठीक है, शंकरी प्रसाद मामला और मिनर्वा मिल्स मामला। तो इन मामलों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है, और इनको सही क्रम में लगाना है। तो अगर हम इसमें बात करें केशवानंद भारती मामले की, तो केशवानंद भारती मामला जो है वो 1973 में हुआ था और गोलकनाथ वाद की बात की जाए तो यह 1967 में हुआ था। शंकरी प्रसाद जो है वो 1951 में हुआ था और मिनर्वा मिल्स वाद जो था वो 1980 में हुआ था। ठीक है, तो घटते क्रम बात करें तो पहले आएगा तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगर हम बात केशवानंद भारतीवाद की करें तो केशवानंद भारतीवाद जो है वो आधारभूत संरचना के लिए जाना जाता है। इसी कारण इसे अद्वितीय या लोकतांत्रिक शक्ति के संतुलन में बदलाव वाला वाद कहा गया था। इससे पहले के निर्णयों में यह कहा गया था कि संसद एक उचित विधायी प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस मामले में निर्णय लिया गया कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन या परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकती है। अगर हम गोलकनाथवाद की बात करें तो गोलकनाथवाद 1967 में हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती है और कोर्ट ने यह भी कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के लागू कराने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता।
अगर शंकरी प्रसाद मामले की बात की जाए तो इस यह मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को जो 1951 में हुआ था उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। और मिनर्वा मिल्स बात की बात करें जो 1980 में हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है, ना तो कोई ज्यादा है ना ही कोई कम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने की अनुमति नहीं है? ऑप्शन है 119, 120, 122 या अनुच्छेद 123। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 122। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 और 212 में यह प्रावधान है कि संसद और राज्य विधानमंडल 122 के तहत संसद और 212 के तहत विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने की अनुमति न्यायालय को नहीं है। और यही अनुच्छेद गारंटी देते हैं कि न्यायपालिका जो है वो विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। और तीसरा है, एक बार अध्यादेश पारित हो जाने पर संसद के दोनों सदन उसे अस्वीकृत नहीं कर सकते। तो जो इसका सही जो आंसर कोट क्या चुनना है, 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या फिर केवल 1। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 और 2, मतलब कि पहला और दूसरा जो है वो सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तीसरा गलत इसलिए है कि अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव होता है, लेकिन सरकार को संसद के समर्थन के लिए अध्यादेश लाना होगा। ऐसा न करने पर संसद के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो अध्यादेश जो है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? 371 F, 371, 371 B या फिर 371 G। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 371 G। अनुच्छेद 371 से लेकर 371 H तक विशेष राज्यों को प्रावधान को परिभाषित करते हैं। जैसे 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, 371 A नागालैंड के लिए, 371 B असम के लिए, 371 C मणिपुर के लिए, 371 H अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371 D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, 371 E आंध्र प्रदेश के लिए, 371 F सिक्किम के लिए, 371 G मिजोरम के लिए और 371 J कर्नाटक के लिए और 371 I जो है वो गोवा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शक्ति विभाजन से उत्पन्न विवाद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाया जा सकता है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर बी और सी दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बी और सी, तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों में उठाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जनजातीय समूहों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अनुभागीक हित समूह, प्रमोशनल ग्रुप, व्यापक उद्देश्य समूह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रमोशनल ग्रुप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बहुदलीय प्रणाली में अनेक दल गठबंधन बनाकर सरकार बनाते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली केवल सामाजिक विविधता के कारण विकसित हुई है
जब बहुदलीय प्रणाली में कई पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आती हैं तो उसे मोर्चा या फ्रंट बनता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 और 3। मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्योंकि भारत में जो बहुदलीय प्रणाली है वह सामाजिक विविधता के कारण नहीं, भौगोलिक और सामाजिक विविधता दोनों के कारण बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुई और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय पर केंद्रित है। दूसरा, कि ये न्यायोचित है। तीसरा, यह पुरुषों और महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देती हैं। और डी ऑप्शन, इसका उद्देश्य एक समान नागरिक संहिता अपनाना है। तो कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो मतलब सही नहीं है ये आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, कि ये न्यायोचित है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायोचित नहीं है। इसका मतलब है कि यह सरकार किसी दिशा निर्देश को, नीति निर्देशक में वर्णित किसी दिशा निर्देश को वो अगर लागू नहीं करती है तो हम अदालत से अनुरोध नहीं कर सकते हैं कि वह सरकार को उस नीति को लागू करने का आदेश दे। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए इसे गैर न्यायोचित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, या धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री से, संघ लोक सेवा आयोग से, चुनाव आयोग से या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चुनाव आयोग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति यह निर्णय लेता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे तथा मंत्रियों को पद और विभाग आवंटित करता है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे से ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो इसका कौन सा कथन जो सही है? केवल 1 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1 2 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। दूसरा गलत इसलिए है कि राष्ट्रपति नहीं निर्णय लेता है बल्कि प्रधानमंत्री निर्णय लेता है उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री होंगे और मंत्रियों को कौन सा विभाग आवंटित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 51वें, 91वें, 61, 52वां या 56वां? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 52वां संशोधन। 52वां संशोधन जो है वो 1985 को लाया गया था और 10वीं अनुसूची के माध्यम से दल विरोधी कानून को लागू किया गया। इस अनुसूची के अनुसार राज्य विधानमंडल या संसद का सदन कोई भी सदस्य जो स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देता है या अपने दल द्वारा जारी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करने से परहेज करता है तो उसे सदन से हटाया जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून के अनुसार
राज्यसभा में मनोनीत सदस्य अपने नामांकन के 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें संसद से अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था और लॉर्ड माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान को जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया था। तो इसका कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब पहला कथन ही जो है वो सही है। दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए डिकी बर्ड प्लान रखा। इसे बाल्कन प्लान और इस्मा प्लान भी कहते हैं। यह योजना जनरल सर हेस्टिंग्स इस्मा, सर जॉर्ज एबल और लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति ने तैयार किया था। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसीलिए इसे इस्मा योजना कहते हैं। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए या सत्ता हस्तांतरण से पहले परिसंघ का गठन हो जाए। उसके साथ ही इसमें प्रावधान भी था कि बंगाल और पंजाब को यह विकल्प दिया जाए कि वो अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं और देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को छूट होगी कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं। इस योजना का विवरण डॉक्टर लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष और हिंसा को बढ़ाएगी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के सैनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि शिवाजी ने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त किया था और शिवाजी ने नौसेना की भी स्थापना की थी। महिला सैनिक शिवाजी की अंगरक्षक थी और सरे नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। तो कौन सा सही है, कौन सा असत्य है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 3 4 या फिर केवल 4? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 3। मतलब तीसरा कथन ही पूर्णतया गलत है, क्योंकि शिवाजी ने अपनी सेना के 2 भागों में विभक्त किया था। एक को बरगीर कहते थे, एक को सिलेदार कहते थे। बरगीर सेना वह होती थी जो छत्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती थी और राज्य की ओर से वेतन सुविधाएं प्राप्त करती थी। सिलेदार जो थे वो स्वतंत्र सैनिक थे जो अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। शिवाजी ने नौसेना की भी स्थापना की थी और गावली जो सैनिक थे वो शिवाजी के अंगरक्षक थे। गावली एक पहाड़ी लड़ाकू जात थी। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, लेकिन उनकी सेना में स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं था। शाही घुड़सवार सैनिकों को शिवाजी के शासनकाल में पागा कहते थे और सर नौबत जो था वो संपूर्ण घुड़सवार सेना का मुखिया होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सर थॉमस रो नामक अंग्रेज 1615 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अकबर के दरबार में आया और 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से फरमान प्राप्त करके 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया। भारत आने वाला पहला व्यक्ति जॉन मिल्टन हॉल था। वह 1599 में भारत आया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर केवल 1? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। पहला कथन गलत है, क्योंकि सर थॉमस रो जो है वो 1615 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अकबर के दरबार में नहीं आया था, बल्कि वह जहांगीर के दरबार में आया था। इसीलिए पहला कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि सही मिलान करें कि किसके संस्थापक कौन थे? बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली। तो इसका जो सही सुमेलन जो है वो आपका होगा बंबई की स्थापना जो है
बंबई की स्थापना ग्याराल अंगियार ने की थी, कलकत्ता की जाप चारनाक ने की थी, मद्रास की फ्रांसिस डे ने की थी और दिल्ली की एडविन लुटियंस ने की थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 2 3 4। अगला प्रश्न है वायसराय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन है, पहला है कि इसका कार्यकाल 1919 का रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया था। इनके कार्यकाल में मोपला विद्रोह हुआ। 1923 में कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों में आयोजित की गई। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, केवल 2, 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसकी तीनों घटनाएं जो है सही है। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना भी हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत की यात्रा की थी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी किया था और दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही हुई थी। अगला प्रश्न है किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का व्यापक चित्र लिखा है? जोस सारामागो, डुआर्टे बारबोसा, फर्नांडो पेसेवा या जीन बैप्टिस्ट टेरेवेनियर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, डुआर्टे बारबोसा। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के साथ शामिल नहीं हुए। दूसरा है आरंभ में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुई थी, परंतु वायसराय के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुई। इस सरकार में मुस्लिम लीग के 7 सदस्य शामिल हुए थे। तो कौन सा कथन जो है असत्य है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर केवल 2? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, केवल 3। ऐसा इसलिए कि सरकार में मुस्लिम लीग के 7 सदस्य नहीं बल्कि 5 सदस्यों को शामिल किया गया था, जिसमें लियाकत अली, गजनफर अली, चंद्रिनगर, अब्दुल खान सतर और योगेंद्र नाथ मंडल शामिल थे। अगला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय लिंथगो ने इस प्रस्ताव को लेकर आए थे और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी और इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि भारत के लिए नए संविधान का निर्माण में मुख्यतः भारतीयों का उत्तरदायित्व होगा। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, 1 2 3। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए नियुक्त जांच कमीशन का प्रमुख किसे बनाया गया था? डी विकेंडन को, लॉर्ड माउंटबेटन को, टी.एस. कटारिया को या फिर माइक वान को? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, टी विकेंडन को। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए नियुक्त जांच कमीशन के प्रमुख टी विकेंडन आईसीएस थे। ये मध्य प्रांत के जज थे। इन्होंने 29 नवंबर 1943 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।